हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम पढ़ रहे थे डीसी मोटर में हमने प्रीवियस वीडियो में डीसी शंट मोटर के बारे में डिस्कस करा था। तो आज हम डीसी सीरीज मोटर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या हम देखेंगे, इलेक्ट्रिकल डायग्राम देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे कि कैसा होता है डीसी सीरीज मोटर। तो ये देखिए, ये आपका फील्ड वाइंडिंग हो गया। इसी के सीरीज में जुड़ा हुआ होता है आर्मेचर। ये हो गया आपका आर्मेचर। यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई करा भी, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा आई करंट फ्लो होगा। इसमें भी आई, ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, हम मान लेते हैं RAC। इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, हम इसका रेजिस्टेंस RA मान लेते हैं। और यहाँ पे एक EMF जनरेट होता है जिसको हम बैक EMF बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी सीरीज मोटर को देखने से ये लग रहा है कि जो इसका फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग वो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द फील्ड वाइंडिंग is connected in series with आर्मेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि शंट मोटर में हम देख रहे थे कि जो वाइंडिंग होता है इसके पैरेलल में होता था। वाइंडिंग कैसा होता था, इट मीन्स शंट मोटर का कुछ ऐसा डायग्राम था। ये आपका शंट मोटर था। तो यहाँ पे ये था कि अगर एक बार फ्लक्स सेटअप हो गया, मोटर में फ्लक्स सेटअप हो गया, तो ये वाला तो जो करंट था वो क्या था, कांस्टेंट हो जाता था। ISH ये कांस्टेंट हो जाता था। आइए, अब लोड के घटने और बढ़ने से ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ये जो करंट ले रहा था वही करंट लेता है। लेकिन यहाँ पे आर्मेचर करंट वैरी करता था। लेकिन यहाँ पे जब आर्मेचर करंट वैरी करेगा तो यहाँ पे आपका फील्ड का भी क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग का भी करंट घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसीलिए इसका जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का जो क्या बाइंडिंग है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो बाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इट मीन जो तार से बाइंडिंग किया हुआ रहता है वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा लिया जाता है और वो कम नंबर ऑफ टर्न दिया जाता है। इट मीन्स नंबर ऑफ कॉइल्स की संख्या इसमें कम होती है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो लिखिए, द सीरीज फील्ड वाइंडिंग the series field winding consists of few turns of wire, few turns of wire of large cross section area। ठीक है, ये तो था
अब इसमें देखते हैं, अब इसमें हम देखते हैं इसका क्या होता है, इसका डेरिवेशन जैसे हमने शंट में देखा था वोल्टेज इक्वेशन, करंट इक्वेशन, उसी तरह इसका क्या होगा, इसका क्या इक्वेशन होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे शंट में हमने देखा था वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है, दोनों के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज हो रहा था। बट ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में यहाँ का वोल्टेज अलग होगा, फील्ड का वोल्टेज अलग होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस करेंट दोनों में सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं बेसिक में हमने पढ़ा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, कि जो आपका क्या होता है, जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट में करंट आपका सेम होता है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। तो इसलिए करंट इक्वेशन कितना होगा, देखिए करंट इक्वेशन कितना होगा, करंट इक्वेशन क्या केसीएल लगाएंगे, बाई केसीएल आई बराबर, अब यहाँ पे हम कुछ मान भी सकते हैं, इसमें जो फील्ड में जो करंट है इसको आई ए सी हम मान लेते हैं, इसमें जो करंट इंटर कर रहा है इसको आई ए हम मान लेते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर जो करंट यहाँ पे इंटर कर रहा है वही करंट इसमें भी तो फ्लो कर रहा है, तो आई ए सी हो जाएगा, वही करंट आपका आई ए हो जाएगा ना, इसका यू जाएगा, इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट माने हैं। अब देखो वोल्टेज इक्वेशन, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, अब देखो वोल्टेज इक्वेशन कितना होगा, अब यहाँ पे आप केवीएल लगा लो, केवीएल लगा लो, इस पूरे सर्किट में केवीएल अप्लाई करो, ठीक है। बाई अप्लाइंग केवीएल, केवीएल लगाओगे तो जो इक्वेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, हम चलो इधर से ले लेते हैं, V बराबर प्लस आई इंटू आर ए सी, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, ये आपका केवीएल इक्वेशन हो गया। अब देखो हम पावर इक्वेशन लिखते हैं, पावर इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन आया वोल्टेज में हमने जैसे कि शंट में भी करा था, आई से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई आई इन इक्वेशन 2, अब 2 में आई बोथ साइड, बोथ साइड हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा बराबर ए बी आई हो जाएगा प्लस आई आर ए प्लस आर
AC हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि कल हमने देखा था, ये जो आपका क्या है, ये क्या आ रहा है, ये आपका इनपुट पावर आ रहा है, ये आपका इनपुट पावर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं पी इन, समझ जाना चाहिए पी इन, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है। चलो मैं लिख ही देता हूँ। ये क्या है, इनपुट पावर। अब ये क्या है, ये आपका मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल पावर। ठीक है। और प्लस ये क्या है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दिया, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आपका आई स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, आपका लॉसेज है दोनों में, ये दोनों में लॉसेज हैं। कौन सा लॉसेज, कॉपर लॉसेज। तो हम लिख देते हैं लॉसेज ऑफ, लॉसेज इन आर्मेचर प्लस लॉसेज इन फील्ड। अब देखो दोनों को अलग अलग कर दोगे तो दोनों अलग आ जाएगा, आई स्क्वायर आर ए प्लस आई स्क्वायर आर ए सी। आर ए सी हो गया आपको फील्ड का लॉसेज, ये हो गया आपका आर्मेचर का लॉसेज। ठीक है। तो यहाँ पे वी आई हमको क्या निकालना है, मैकेनिकल पावर। तो देखो यहाँ पे ये आपका हो गया वी आई बराबर पी एम, हमको पी एम निकालना है, पी एम प्लस, अब यहाँ से तो पीएम का वैल्यू तो पता चल गया ना, मैकेनिकल पावर पीएम, यहाँ से डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, यहाँ से मैकेनिकल पावर कितना हो जाएगा, पीएम बराबर EBI हो गया, यही तो। ठीक है। चलो अब ये इक्वेशन को नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आगे काम आएगा जब आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे इन सबों का, तब ये काम आएगा। ये इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, वहाँ पे इन इक्वेशन को समझने में काम आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। क्या आप पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ओके। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। क्या, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अब देखो क्या है कि इक्वेशन केवीएल इक्वेशन याद है, तो वहाँ पे केवीएल इक्वेशन हमने क्या लिखा था, केवीएल इक्वेशन यहाँ पे जो केवीएल इक्वेशन भी बराबर क्या था, EB प्लस आई इंटू RA प्लस RAC, ये था। यहाँ से हम क्या करेंगे, EB बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस आई RA प्लस RAC हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को लिख दिए ई बी बराबर भी माइनस आई आर ए प्लस आर ए सी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कैसे हो गया। ठीक है, अब इसका इक्वेशन आपको पता है, बैक ईएमएफ का इक्वेशन पता है क्या है, एन पी फाइव जेड अपॉन 60A। ठीक है, बराबर भी माइनस आई आर ए प्लस आर ए सी। ओके, अब यहाँ से कांस्टेंट पोर्शन को ख़त्म कर दो, जो कांस्टेंट है कौन कौन सा आप लिख दो। तो आपका जो स्पीड है, स्पीड और फ्लक्स, बाकी सब तो मशीन डिजाइन होने के बाद ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी माइनस आई आर ए प्लस आर ए सी। ओके, यहाँ से आप लिख सकते हो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी माइनस आई आर ए प्लस आर ए सी अपॉन 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, जब यहाँ पे आई का वैल्यू, ये आई है, आई का वैल्यू अगर लो है, अगर कम है, आई का वैल्यू कम है, वहाँ पे ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर जितना कम हो जाएगा, यानी कम वैल्यू होगा आई का, तो इसका वैल्यू भी कम होगा। ठीक है, टोटल इसका कम होगा, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। लिखेंगे एट लो वैल्यू ऑफ आई ए, या आई एट लो वैल्यू ऑफ आई, कहीं कहीं पे आई ए भी लिखा होगा, तो केसीएल इक्वेशन में आपने देखा था आई ए बराबर आई ए सी बराबर आई था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आई द वोल्टेज ये क्या है, एक वोल्टेज है ना, आई आर ए है, तो ये वोल्टेज के फॉर्म में लिखा हुआ वोल्टेज आई आर ए प्लस आर ए सी इज नेग्लिजिबल ठीक है। एट अब वैल्यू ही लो होगा, तो ये ना के बराबर इसका वैल्यू रहेगा, वैल्यू कम रहेगा, तो तब क्या होगा, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू भी, एज कंपेयर टू भी, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तब क्या होगा, एन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, भी क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज आपका आपने अप्लाई कर दिया, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो लिखेंगे सिंस भी इज कांस्टेंट। अब भी कांस्टेंट हो गया, तो तब स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पीड किस पे, तो n इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अब ये सीरीज मोटर है, तो जो फ्लक्स है किस पे डिपेंड करेगा, तो ये है आई पे डिपेंड करेगा। तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ताकि क्लियर होगा। इन सीरीज मोटर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, या आई ए लिख सकते हो बराबर आई ए सी, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
या आई, सिर्फ हम आई लिख देते हैं, आइए, ठीक है। तो स्पीड इज सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/IA हो गया, IA हो गया, या आई भी हो सकता है, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन ए मान लेता हूँ, ओके। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम ग्राफ बताते हैं कैसा बनेगा। अब देखो इसका जो ग्राफ होगा स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर ये स्पीड है n है, ये क्या है स्पीड, ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या है आर्मेचर करंट, आइए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है? 1/x का ऐसा ग्राफ बनता है। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप करंट को बढ़ाओगे स्पीड आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जितना जीरो के पास करंट रहेगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। स्पीड वर्सेज किसका हम पढ़ रहे थे? स्पीड आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक। इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, ओके। ये सिंपल है। जब टॉर्क का इक्वेशन देखे थे तो टॉर्क का इक्वेशन जो ग्रॉस टॉर्क आया था वो कितना आया था, टाउ जी बराबर, ये पढ़े थे फाई, टाउ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ ये कौन सा मोटर है? इन सीरीज मोटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं सीरीज मोटर में फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, ये है ना। तो सीरीज मोटर का ये सीरीज मोटर में जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड होता है? IA पे। इट मीन्स आप जितना IA का वैल्यू बढ़ाओगे उतना आपका फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। देन TG is directly proportional to IA into IA. It means TG is directly proportional to IA square. Okay, I hope ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब ये देखो, ये TG यानी टाउ जी जो है किसके, आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या ये हमेशा के लिए ऐसा रहेगा? ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
अगर ये क्या हो गया कि एक बार सेचुरेट हो गया तो ये फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप इस कॉइल में जितना भी करंट को आप फ्लो करवा लो, ये इसका फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, एक कांस्टेंट फ्लक्स पे फिर आ जाएगा। तो आफ्टर सेचुरेशन लिखेंगे, आफ्टर सेचुरेशन क्या हो जाएगा, Tg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA के होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। ये किसके किसके बीच में हम पढ़ रहे हैं, किसके किसके बीच में, टॉर्क और आर्मेचर करंट। ये हो गया Tg टॉर्क, ये हो गया आर्मेचर करंट। इसका जो ग्राफ बनेगा हल्का सा एक्सपोनेंटियल रहेगा और फिर लीनियर हो जाएगा। इसमें भी कुछ लॉसेज होते हैं, वो कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाउ जी। ये आपको फिर ये नेट टॉर्क जो मिलेगा ये है। ओके, ठीक है, चलो तो देखो इसको हम इक्वेशन बी मान लेते हैं, इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं। जैसा कि पिछला में हमने ए माना था, इसमें हम बी मान लेते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भी इसमें हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। क्या देखेंगे, तीसरा है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसमें फ्रॉम इक्वेशन चलो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। इक्वेशन ये हमने माना था किसको, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/IA। ये इक्वेशन ए था। दूसरा इक्वेशन जो हमने दूसरा में माना था क्या, Tg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, IA था ना, ये इक्वेशन बी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 A एंड बी, सॉरी, ए एंड बी से जो नया बनेगा क्या होगा, तो IA के जगह पे हम Tg रखेंगे यहाँ पे। यहाँ तो फिर जो नया आएगा n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Tg। ठीक है, इसी से आप दूसरा इक्वेशन बना सकते हो, और Tg इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, चलो नहीं इसी से देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो देखो जो आपका इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इट मीन्स आपको स्पीड, अगर टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका करंट मैक्सिमम होता है ना, उस समय ये भी इनर्जाइज होता है। तो उस समय जो पहला इक्वेशन बना था, इट मीन्स n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। ठीक है, तो IA स्क्वायर
इट मीन्स यहाँ पे जो टॉर्क होगा उस समय, कौन, स्टार्टिंग के समय में, उस समय टीजी जो होगा टॉर्क, टीजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, यानी आई ए स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो ये टॉर्क उस समय क्या होगा, बहुत ज़्यादा टॉर्क होगा, तो इट मीन्स वहाँ पे ये स्पीड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका टॉर्क हो गया टीजी और ये हो गया आपका स्पीड। ये आपका टॉर्क हो गया। इट मीन स्टार्टिंग के समय ये इनफाइनाइट पे होता है, इसका जो स्पीड होता है इनफाइनाइट होता है, इसीलिए कभी भी डीसी सीरीज मोटर को हम फ्रीली ऐसे चालू नहीं करते हैं। हमेशा डीसी सीरीज मोटर पे हम कुछ न कुछ लोड को लगाकर चालू करते हैं, क्योंकि उस समय इसका जो टॉर्क होता है बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन डीसी सीरीज मोटर, मैं लिख ही देता हूँ, इन डीसी सीरीज मोटर द टॉर्क ऑफ मोटर, टॉर्क इज स्टार्टिंग टॉर्क, सॉरी, स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये एक कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया। ठीक है, सो इसी में लिख लीजिए, सो द डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर never run with no load। नो लोड पे हम कभी भी उसको नेवर स्टार्ट, हम यहाँ पे हम रन नहीं स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में हम कभी भी नो लोड पे इसको हम ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो था कुछ डीसी सीरीज मोटर का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, और ग्राफ भी देख लिए। ठीक है, तो अब इसके आगे हम इसका कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, कहाँ पे इसका टॉर्क हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो इस वजह से इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहीं पे हम इसका यूज करेंगे। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा ट्रैक्शन सिस्टम में यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर, कहाँ कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, हो गया, क्रेन्स हो गए, एलिवेटर्स हो गए, वैक्यूम क्लीनर हो गया,
वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, etc, बहुत जगह। मेन जो इसका इम्पोर्टेंट यूज है ट्रैक्शन क्रेन्स, एलिवेटर्स, ये सब जगह हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल डीसी सीरीज मोटर में आज इतना ही। अब इसके आगे हम डीसी कंपाउंड मोटर देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इन सभी का स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।